स्टार्टिंग में बेटा हमने कल एक प्रॉपर्टी आप लोगों का क्लियर कर दिया था और वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी सारणी के प्रत्येक रो को कॉलम में या प्रत्येक कॉलम को रो में चेंज अगर कर दिया जाए, कन्वर्ट चेंज कर दिया जाए आपस में, तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इसका यूज बेटा बहुत कम मिलेगा। इस वाली प्रॉपर्टी का हम लोग यूज बहुत कम ही जगह करेंगे, एक दो क्वेश्चन है वहाँ पे करना है और वो बोर्ड एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसका भी यूज लगभग नथिंग के बराबर है, थोड़ा बहुत एक दो जगह हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, सेकंड यदि किसी सारणी के किन्हीं दो रो, किन्हीं दो स्तंभ या कॉलम, स्तंभ या पंक्ति, ध्यान सुनिएगा बेटा, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो स्तंभ या पंक्ति को आपस में बदल दिया जाए। लिखिएगा ध्यान से, अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो स्तंभ या पंक्ति को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान, सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है, बेटा क्या होगा, केवल साइन चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। क्या होगा बेटा, केवल साइन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा अगर दो रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं वास्तव में कैसे हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 3x3 का एक मैट्रिक्स ले, एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। चलिए ऐसे A B C D E F G H I ऐसे ले लेते हैं। ठीक भैया, GHI ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। O 1 2 3 1 ये सब लिखना ठीक नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसका हम प्रसार करें R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रसार कर रहे हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब देखिए ध्यान से, R1 के सापेक्ष अगर हम लोग प्रसार करेंगे तो क्या होगा, ये तो रुकेगा ना, आप लोगों को प्रसार करना आ गया है, ए रुकिएगा, मल्टीप्लाई किसका होगा, ये बेटा ये वाला रो और ये वाला कॉलम तो रुक गया ना, EI माइनस में HF, उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। सेकेंड माइनस, फिर बी की बारी आई, अब ये वाला रुकेगा और ये वाला रुकेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ DI। देखिए जिसको प्रसार करना ना आ रहा हो पहले इसके पहले वाली वीडियो देख लें, फिर इसके बाद इसको देखें, DI फिर GF, ठीक, प्लस फिर C की बारी क्या, C जब आया तो बेटा ए वाला रुका और कौन सा रुका, ए वाला रुका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ DH माइनस GE या EG। बात आई यहाँ तक समझ, ये आ गया किसका स्पेंड, इस सारणी का प्रसार आ गया, इस सारणी की वैल्यू आ गई, मान आ गया। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या कहा है, कंडीशन ये कहा है यदि किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है ना। चेक करते हैं कैसे, बेटा इसको चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, कैसे चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को, इसको ऐसे रहने दीजिए और इसको पहले लिख लेते हैं GHI और DEF, राइट। अब अगर इसका हम स्पेंड करें, ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम इसका स्पेंड करें किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा, R1 के सापेक्ष, राइट। तो R1 के सापेक्ष अगर इसको आप स्पेंड करोगे तो ए तो रुक गया,
ए रुक गया। अब देखो ए वाला इस वाले में आया और इस वाले में आया, तो ये तो दोनों रुक गए। इसका मल्टीप्लाई यहां, तो बेटा क्या है, एच एफ। उम्मीद है आप लोगों को आ रहा होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो बेटा ई आई, राइट। फिर देखो पर माइनस लगता है, बी की बारी आई। किसकी बारी आई भैया, बी की बारी आई। जब बी की बारी आई तो देखो ध्यान से, ये वाला पूरा का पूरा रुका और ये वाला पूरा का पूरा रुका। इसका मल्टीप्लाई यहां जी एफ, क्या भैया, जी एफ माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां डी आई प्लस, अब किसकी बारी है, सी की। अब देखो सी की बारी आ गई। इसका अब ये वाला रुक गया ना, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, इसका मल्टीप्लाई यहां जी माइनस डी एच, जी माइनस या ई जी माइनस डी एच, राइट। चेक कर लो इसमें क्या हुआ, एक बाद में आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है। चेक कर लो, आल टर्म में जी अब यहाँ बाद में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है ना। जहाँ देखो ई जी यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ बाद में आ रहा है। अगर पूरे में हम माइनस कॉमन कर लें, यहाँ पे बेटा माइनस करोगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। जहाँ माइनस करोगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। जहाँ माइनस करोगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो सेम वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, हुई ना भैया। अगर हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये सेम वैल्यू हो गई ना। तो इसका मतलब सारणिक के केवल चिन्ह में परिवर्तन आया कि आगे जब आप माइनस लोगे तो माइनस लग जाएगा, जब माइनस कॉमन लोगे तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, राइट, माइनस लग जाएगा। बाकी वैल्यू क्या है, सेम है। यही हमारा सेकंड रूल है, ठीक है ना। तो इन्हीं दो पंक्ति स्तंभ को अगर आपस में बदला जाएगा तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इन्हीं दोनों को फिर से कन्वर्ट कर दो ना, सेम वैल्यू आएगी। इन दोनों को फिर से कन्वर्ट कर दो, सेम वैल्यू आएगी, चेक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि फिर एक माइनस देगा तो एक माइनस आगे लगा है, उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात आई समझ में। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, बेटा ये कहती है, थर्ड वाली ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभ उभयनिष्ठ हो जाए, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। इसका तो वो चीज होगा, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है, ये कुछ लोगों की डिमांड थी कि इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाए, लेकिन हमारे समझ में यह है कि 4-5 दिन का एक टॉपिक बचा है, बीच में पड़ा रह जाएगा, क्योंकि उधर डिफरेंशिएशन हो चुका है और इधर वाले सब टॉपिक हो चुके हैं, बीच में इंटीग्रेशन पड़ा रहेगा। इसलिए हम सोचे कि 4-5 दिन में इसको क्या कर दिया जाए, कवर करके फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन या वेक्टर, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन की वीडियो आप लोगों को शायद मिल रही है, तो इंटीग्रेशन अगर आप लोगों का क्लास चल रहा है तो हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और अगर नहीं चल रहा होगा तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया यदि सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ उभयनिष्ठ हो जाए तो सारणिक का मान बेटा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उभयनिष्ठ होने का मतलब सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। चेक करके बताते हैं, देखो देख लो, चेक कर लो, ABC, ठीक है ना, DEF, इसका मतलब बेटा ये दोनों क्या हो गए, भाई उभयनिष्ठ हो गए ना, अब देखो इसका मान शून्य आएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो बेटा ए रुक गया ना, अब ए अगर रुक गया तो ए वाला रो और ए वाला कॉलम भी रुका ना। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ EF और इसका मल्टीप्लाई यहाँ EF, चेक कर लो, कट के 0 आया कि नहीं आया, आ गया ना।
अब देखो माइनस बी ये भी चेक कर लो ना, इसको छोड़ो भाई, इसको छोड़ो, अब ये वाला लाख होगा ना, अब इसका मल्टीप्लाई यहां डी एफ माइनस डी एफ, चेक कर पा रहे हो ना। अगला स्टेप आप चेक कर सकते हो, देखो कट के सब क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी स्टैंडिक में अगर दो रो या पंक्तियां उभयनिष्ठ हो जाते हैं तो स्टैंडिक का मान बेटा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। दोनों प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और समझिए, फिर हम अगली प्रॉपर्टी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत ही सरल है और इसका यूज तो बहुत कम ही जगहों पर होने वाला है, उतना आप लोग समझ ही सकते हो। देखिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट वाला है फोर्थ प्रॉपर्टी। हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पे पहुंचे हैं। तो पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि किसी सारणिक में किसी अचर से गुणा किया जाए तो उस अचर का गुणा, ठीक है ना, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में होगा, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में होगा। गौर से समझिए क्या हमने कह दिया। हमने अभी पिछले लेसन में आप लोगों को बताया था आव्यूह हमने बताया था बेटा कि जैसे एक आव्यूह ऐसे है 2 4 3 1, ठीक है, और बाहर 2 का मल्टीप्लाई लगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, चारों एलिमेंट के साथ होगा। या कुछ हम कॉमन लेना चाहते हैं तो अगर चारों में कॉमन होगा तब कॉमन लेंगे। यहाँ हम 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 3 और 1 में 2 कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टैंडिक में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडिक अगर ऐसे लिख दिया आपने 2 4 6 8 और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई चाहे आप इसमें करवा दीजिए, चाहे इसमें करवा दीजिए, चाहे ऐसे करवा दीजिए, चाहे एक ही जगह होगा, एक ही रो या कॉलम में होगा, बाकी सब में नहीं होगा। तो यहाँ आप लोग कुछ भी कह सकते हो सर, अगर कहीं ऐसे लिखा है स्टैंडिक में, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं? हाँ, 2 को आप क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, ठीक है बेटा, 2 को आप कॉमन कर सकते हो। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं करोगे, आव्यूह में 2 तभी कॉमन होगा तो सभी एलिमेंट में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत खास नहीं थी, ये आप लोग जान ही गए। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसको मिटाना चाहेंगे इसके बाद, ताकि फिफ्थ और सिक्स इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आज हम प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन इसके देखिए थोड़ा सा टफ तो लगते हैं लेकिन उतने इजी भी होते हैं। अगर आप लोगों को चारों ये जो 7 8 प्रॉपर्टियां हैं ये अगर आपको अच्छे से पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। और यहाँ से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग फिक्स होता है, वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगली बात उन्होंने ये कहा, भैया ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ध्यान से सुनिएगा, और यहां प्लस में लगा है के 1, फिर प्लस के 2, फिर प्लस के 3,
ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो साइड के रूप प्लस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो साइड के प्लस के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। ऐसे इसको लिख सकते हो A1 A B C D E F G H I, ठीक है बेटा। फिर प्लस, अब K को ले लो साथ में, K1 B C K2 E F K3 H I, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखिए दोनों इक्वल होगा, हम प्रूव करके दिखा रहे हैं दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसे आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए प्रूफ कैसे होगा, अगर बेटा हम इसका स्पेंड करें किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष के सापेक्ष प्रसार करने पर किसके सापेक्ष बेटा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C1 यही तो है, यही तो भैया C1 है। तो पहला रुका ना A प्लस K1, ध्यान से सुनिएगा, A प्लस K1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां EI माइनस HF, ठीक है ना। ये बात आई समझ में। फिर इसके प्लस माइनस लगता है, सॉरी माइनस लगता है, माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। अब कौन रुका, D प्लस K2 आ रहा है समझ ना। तो बेटा कितना, ध्यान से समझिएगा, ए वाला रुका और ये वाला रुका, इसका मल्टीप्लाई यहां BI प्लस HC। फिर आगे देखते हैं अगली प्रोडक्ट, अगले स्टेप देखते हैं y प्लस K3, ठीक बेटा, y प्लस K3। अब देखिए ये वाला रुक गया और ये वाला रुक गया, तो इसका मल्टीप्लाई यहां BF माइनस चाहे EC लिखे चाहे CE लिखे, EC, राइट। ए आ गया इसका स्पेन, बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, इसका हमने प्रसार किया, इतना आया। अब यहां पे आप देखिए ना, यहां पे अगर हम लोग प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, ठीक है ना। तो देखो ए रुक गया, इसका मल्टीप्लाई यहां EI माइनस HF, EI माइनस HF, ठीक। फिर देखिए प्लस माइनस कौन रुका भैया, D रुका, D जब रुका तो इसका मल्टीप्लाई यहां HI, अच्छा BI प्लस HC, BI माइनस HC, गौर से देखिएगा। फिर प्लस, ध्यान सुनिए, अब G रुक गया, तो अब ये वाला रुका और ये वाला रुका, तो इसका मतलब BF माइनस EC, राइट, ठीक भैया। ये पहला स्टेप हो गया। अब अगर इसका प्रसार करें तो गौर से देखिएगा, अगर इसका प्रसार करें तो ये वैल्यू सेम है ना, तो यही तो चेंज हो रहा है। A1 के प्लेस में क्या आ रहा है, K1, D के प्लस पर K2, G के प्लस पर K3, यही तो आ रहा है ना। तो A के प्लेस पर क्या लिख दो बेटा, K1 EI माइनस HF, फिर माइनस K2 ए आ रहा है समझ में ना, BI माइनस HC, फिर प्लस K3 VF माइनस EC। अब हमारी बात को गौर से देखिए कैसे सेम आ रहा है। अगर इन दोनों टर्म को हम एक साथ ले लें तो दोनों में एक कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, तो कितना बचा बेटा, A प्लस K बचा, K1 बचा, और ये तो कॉमन था EI माइनस HF, सिर्फ कर लो A प्लस K1 EI प्लस HF, बात क्लियर है ना। फिर देखिए सेकेंड में क्या कॉमन है भैया, ये पूरा का पूरा कॉमन है ना, ये पूरा का पूरा कॉमन है, तो कॉमन ले लो, क्या बचा, माइनस D प्लस K2, ठीक है ना, कितना BI माइनस HC। ऐसे अगला स्टेप, तो दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम दिख रही कि नहीं दिख रही, दिखी ना। तो इसका मतलब क्या, हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। यानी अगर दो टर्म के रूप में कोई रो या कॉलम है तो आगे हम दो सारणी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना।
बेटा इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में जिसको आपको यूज करना है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग चल रही थी, हमको में फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो बेटा लिखे नहीं क्या, ये आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, शायद हम लिखे नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अगला, अगला ये है, यदि किसी सारणी के, यदि किसी सारणी के, सारणी के, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ, स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके, किसी अचर से गुणा करके, करके किसी पंक्ति या स्तंभ से संगत अयों को घटाने पर, घटाया जाए। किसी दूसरी पंक्ति, पंक्ति या स्तंभ से संगत अयों, संगत अवयव घटाया जाए, घटाया जाए तो सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है। सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनना भैया, सुन लो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया बेटा, एक सारणी ले लिया, सिंपल भाषा में वही लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। उन्होंने कहा किसी रो या कॉलम में किसी अचर से गुणा करके, ध्यान से समझना, किसी अगर दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दिया जाए, ध्यान से समझो। उन्होंने ये कहा भैया ना, इसमें किसी अचर से गुणा कर दो, चलो हमने के का गुणा कर दिया, और इसमें जोड़ने पर या इसमें जोड़ने पर, चाहे इसमें जोड़ा जाए, चलो हमने इसमें जोड़ दिया, ए प्लस बी के, ए प्लस बी के, किसका हमने गुणा किया, के का, ए प्लस बी के, डी प्लस ई के, अगला जी प्लस एच के। नेक्स्ट फिर बाकी ऐसे, अब ध्यान से सुन लो भैया, हमने क्या किया, इसमें के का मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दिया, तो सारणी के मान पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, नो चेंज। देखिए कैसे इसको लिखना सीखिए भाई। R1 को हमने लिखा, हमने इसको मैट्रिक्स में भी बताया था, R1 प्लस के R2, राइट, ये लिखना जरूरी होता है। अब देखिए कैसे सेम वैल्यू आएगी, दिखाइए। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी बताया कि अगर ये दो टर्म के रूप में लिखा है तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, अलग अलग बेटा क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो अगले में हमने क्या लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, प्लस ध्यान से देखो, अब इसको ले लेंगे, पी के बी के ई के एच के, ठीक है ना, वी ई एच सी एफ आई, राइट, दिख रहा है, एक बार चेक कर ले।
अब बेटा इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, के कॉमन है ना, इधर बताते हैं। A B C D E F G H I, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां देखो के कॉमन है, के को जैसे हमने कॉमन लिया, क्या बचा भाई, B E H B E H B E H, ठीक है ना, C F I C F I दिख रहा भाई, दिख रहा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, एक मिनट में क्लियर कर दें। हाँ हो रही है, ठीक। हाँ अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए बेटा, इसका दो कॉलम क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी साइड के अगर दो कॉलम या दो रो या दो कॉलम उभयनिष्ठ हो जाते हैं तो साइड का मान शून्य होता है। ये तो शून्य हो गया ना, तो यही तो लौट के आया, A B C D E F G H I, जो हमने लेके चला था वहीं आ गया, जो हमने लेके चला था बेटा, क्या आ गया, वहीं आ गया, ठीक है ना। अरे यही तो लेके चले थे, यहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी रो या कॉलम में अगर किसी अचर से गुणा करके ऐड किया जाए तो साड़ी के मान पे कोई भी नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 7। इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर 7 प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, हाँ सेवंथ प्रॉपर्टी देखिएगा, 4 है 7th प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको हम प्रूव भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा ना, लिख लीजिएगा, किसी भी सारणी के किसी रो या कॉलम के अगर ऑल एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है, ठीक है ना। क्या कहा, किसी भी सारणी के सारणी का यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए, सभी अवयव 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है, ठीक है ना। ऐसे 0 0 0 A B C D E पर सर के बेटा चेक कर लो, इसका मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है ना। इसका मान क्या आने वाला है, 0। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रूव करने वाला ज्यादा पूछा जाता है। 8 प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। जिससे मान लीजिए किसी भी, ऐसे समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई सारणी दिया गया और उसमें कुछ 4 आ रहे हैं, जैसे A 2x 3 5x 2x 3 1 5 ऐसे आ गया। और बेटा इसमें क्या आ गया, एक यक्ष आ गया, इसमें क्या आ गया, यक्ष आ गया। अगर यक्ष का हम कोई मान रख दें, जैसे हमने यक्ष बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया, और इस सारणी का मान 0 हो जाए, यक्ष बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान अगर 0 हो जाता है तो यक्ष माइनस 2 इस सारणी का एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना बेटा। इतनी प्रॉपर्टियां हैं हमारी सारणी में जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, आठों प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम लोग सॉल्व ना कर पाए। तो सभी प्रॉपर्टियों को आप लोग लर्न कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, इसके बाद तब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।